हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा शिक्षण विषय है समाजीकरण। आज हम समाजीकरण के विषय में पढ़ेंगे। समाजीकरण विषय से शिक्षक भर्ती परीक्षा में कम से कम 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों के आंसर जानने के लिए हम इस यूट्यूब वीडियो में इस विषय को पढ़ेंगे। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो बालक जन्म से ही इस प्रक्रिया को सीखना प्रारंभ कर देता है। अब इसको हम शिक्षा की दृष्टि से देखते हुए इस विषय को पढ़ेंगे। समाजीकरण क्या है, सबसे पहले हम यह जानेंगे। उसके बाद हमें इसके कौन कौन से विशेष तत्व हैं, कौन कौन से साधन हैं और किन मनोवैज्ञानिकों ने समाजीकरण को किस प्रकार परिभाषित किया है, यह भी पढ़ेंगे। समाजीकरण एक महत्वपूर्ण शिक्षण विषय है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समाजीकरण की परिभाषा क्या है। समाजीकरण की यहाँ पर परिभाषा 2 मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत की है। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ये समाजीकरण की। ग्रीन ने कहा है कि समाजीकरण एक वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति का विकास इस ढंग से होता है कि वह एक सामाजिक प्राणी बन सके। न्यूमर ने भी इसी तर्ज पर बताया है कि जो समाजीकरण है वह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होता है। इन दोनों परिभाषाओं को देखते हुए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि समाजीकरण और कुछ नहीं, सामाजिक व्यवहार को सीखना है। और सामाजिक व्यवहार हम जिस समाज में रहते हैं उसी से हमें सीखने को मिलता है। इसके बाद इनके विशेष तत्वों की अगर बात करें तो समाजीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो जो व्यक्ति समाज में रहता है उसकी जो मूल्य और मान्यताएं हैं वहीं समाजीकरण के विशेष तत्व भी होंगे। तो यहाँ पर सीधी सी बात है। तो पहला जो विशेष तत्व है वो है व्यक्ति विशेष और दूसरा है मूल्य और मान्यताएं। अब हम बात करते हैं कि समाजीकरण के साधन कौन कौन से हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया को सहायता किन किन साधनों से मिलती है। सबसे पहले बालक अपने परिवार से सीखता है। परिवार में माता को ही उसका प्रथम गुरु बताया गया है। उसके पश्चात वह अपने पिता, दादा दादी या अन्य परिवार के सदस्यों से सीखता है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण साधन है परिवार की आर्थिक स्थिति। बालक के सामाजिक विकास पर परिवार की आर्थिक स्थिति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है कि बालक किस परिवार से संबंधित है, उसका आर्थिक विकास किस प्रकार से है। अगर आर्थिक रूप से समृद्ध परिवार के बालक की बात करें तो वह अन्य सुख सुविधाओं से लैस होता है। उसे किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो वह पूरी की जा सकती है। किंतु अगर हम आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की बात करते हैं तो उस परिवार में बालक की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना संभव नहीं होता। तो बालक को कुछ अपनी आवश्यकताओं के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इससे बालक के अंदर कुछ गुण या अवगुण भी पैदा हो सकते हैं। हो सकता है कि वह इसको सकारात्मक रूप से ले और अपना काम स्वयं करना या अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना शुरू कर दें, और या यह भी हो सकता है कि वह नकारात्मक रूप से इस स्थिति को देखे और आपराधिक स्थिति या आपराधिक तत्व बन जाए या आपराधिक परिस्थितियों की तरफ ढल जाए। तो दोनों ही तरह से बालक के विकास को प्रभावित करती है परिवार की आर्थिक स्थिति। उसके बाद बालक परिवार से निकलकर अपने खेल समूह में प्रवेश करता है, यानी कि परिवार से बाहर उसके पड़ोस में या उसके आसपास के वातावरण में किस प्रकार के बालक रहते हैं उनके संपर्क में आता है।
उसका एक खेल समूह बन जाता है। बाल्य अवस्था को गैंग एज भी कहा गया है, क्योंकि बालक उस अवस्था में समूह में रहना शुरू कर देता है और समूह का बालक के विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है। खेल समूह से संबंधित शिक्षण भर्ती परीक्षा में बहुत सारी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न देखे गए हैं कि बालक के खेल समूह का किस प्रकार उसके सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है कि बालक का जो समूह है उसका अधिक प्रभाव जो है उसके सामाजिक विकास पर पड़ता है। सामाजिक विकास बालक के उस मूल्य और मान्यताओं को सीखने का विकास है जिस समाज में वो रहता है। तो आपको यह ध्यान देना होगा कि बालक का खेल समूह जिस प्रकार के व्यवहार या जिस प्रकार की मान्यताओं को मानता होगा, बालक उन मान्यताओं को ज़रूर सीखेगा और उनको अपने व्यवहार में भी ढालेगा। इस तरह के व्यवहार को सीखना बालक के लिए आम बात होती है। उसके बाद खेल समूह के पश्चात अगला जो साधन है जो समाजीकरण को प्रभावित करता है वह है शिक्षण संस्थान। शिक्षण संस्थान तो ये एक सामान्य सी बात है कि बालक जब अपने परिवार से निकलकर आगे बढ़ता है, अपनी अगली अवस्था में प्रवेश करता है, तो वह विद्यालय में प्रवेश पाता है। विद्यालय का वातावरण और वहाँ के शिक्षक बच्चे के लिए रोल मॉडल होते हैं। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है कि अध्यापक किस प्रकार बालक के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ज़्यादातर अध्यापक अगर सकारात्मक होकर ही प्रश्न का उत्तर देंगे तो वो ज़्यादा सही होता है। और हम कई बार यही गलती कर जाते हैं कि हम नकारात्मक दृष्टिकोण का इस्तेमाल वहाँ पर करते हैं, जिसके कारण हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत हो जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि शिक्षण संस्थान अगर बात करते हैं सामाजिक विकास पर, तो बालक के ऊपर शिक्षक और उसके सहपाठियों का बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। अब आप ये कहोगे कि सामाजिक करण से अलग है, लेकिन सामाजिक विकास तो एक छोटी प्रक्रिया तो नहीं है। बालक शुरू से लेकर जन्म से लेकर और बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में, फिर उसके बाद वयस्क अवस्था में पहुंचता है, तब भी सामाजिकरण चलता ही रहता है। तो अध्यापक को यह सीखना बहुत ज़रूरी है कि वह किस प्रकार बालक के विकास को सकारात्मक दृष्टिकोण देकर आगे विकसित कर सके। उसके बाद हम बात करते हैं जाति, प्रजाति व वर्ग। जाति, प्रजाति और वर्ग कोई अलग विषय नहीं है। हमारा समाज जो है वो अनेक जातियों में बटा हुआ है और प्रत्येक जाति को उसके स्थान का अलग अलग भाव प्राप्त है। तो जाति जो है वो इसमें एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। जाति को हम यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक बालक किसी न किसी जाति से तो संबंधित होता ही है। हम यह नहीं कह सकते कि वह किसी भी जाति से हो सकता है। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। तो वहाँ पर ब्राह्मण वर्ग को सबसे उच्च स्थान मिला था और उसके अलावा वैश्य वर्ग, क्षत्रिय वर्ग और शूद्र वर्ग। तो जो शूद्र वर्ग था उसको सबसे निम्न स्थान पर रखा गया था। इसी प्रकार आज भी बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जिनको समाज की दृष्टि में निम्न समझा जाता है। तो उस जाति से संबंधित बालकों के साथ आज भी कहीं ना कहीं ऐसा व्यवहार किया जाता है जिससे उस बालक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वह समाज में अपने आप को पिछड़ा हुआ समझने लग जाता है। तो यह भी बालक के समाजीकरण पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। उसके बाद हम यहाँ पर एक अंतिम पॉइंट पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तादात्म्य। कहने में, समझने में यह एक परिभाषा भी बनती है, क्योंकि इस पर एक स्पेशल क्वेश्चन भी बन सकता है कि तादात्म्य क्या है। तादात्म्य और कुछ नहीं है, सिर्फ एक इस प्रकार के व्यवहार को जिसको हम अपनी दृष्टि से उचित समझते हैं, उस व्यवहार को हम अपने व्यवहार में ढालना चाहते हैं या ढालने का प्रयास करते हैं। यही प्रक्रिया क्या है,
तादात्म्य है। क्योंकि अगर हम देखें कि बच्चे जो हैं अपने बड़ों को अपना रोल मॉडल समझते हैं, कोई अपनी माँ की तरह बनना चाहता है, कोई पिता की तरह बनना चाहता है, कोई अपनी किसी पसंदीदा शिक्षक की तरह बनना चाहता है, तो ये जो व्यवहार वो उनका देखकर उसे पसंद आता है और वो अपने व्यवहार में उसको ढालना चाहता है, यही तादात्म्य है। तो ये सामाजिकरण के कुछ प्रमुख साधन थे, जैसे परिवार है, परिवार की आर्थिक स्थिति है, खेल समूह है, शिक्षण संस्थान, जाति प्रजाति व वर्ग या तादात्म्य, ये सभी बालक के सामाजिकरण पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं और ये उसके प्रमुख साधन भी है। अब हम बात करते हैं सामाजिकरण के विषय में। जॉनसन जो एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने किस प्रकार सामाजिकरण को अलग अलग अवस्थाओं में विभाजित किया है। तो जॉनसन के अनुसार आप यहाँ देख रहे हैं कि उसने 4 अवस्थाओं में सामाजिकरण को विभाजित किया है। सबसे पहली अवस्था है मौखिक अवस्था। मौखिक अवस्था से ही आप समझ सकते हैं कि मौखिक यानी कि मुख से बोलना, या फिर बालक जो है इस अवस्था में अपने हाव भाव को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। यह अवस्था जन्म से 1 वर्ष तक होती है। इसमें बालक और माता का घनिष्ठ संबंध ही बालक के व्यवहार को प्रभावित करता है कि बालक किस प्रकार अपनी माता को अपने रोने का कारण समझाता है कि वह भूखा है, प्यासा है या उसे किसी और तकलीफ़ से परेशानी है। यह मौखिक अवस्था उन्होंने यहाँ पर बताई है। उसके अतिरिक्त उसकी दूसरी अवस्था, सामाजिकरण की दूसरी अवस्था यहाँ पर है गुदा अवस्था। गुदा अवस्था यह 1 वर्ष से 3 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक चलना सीखता है और अपने आसपास के व्यवहार को देखना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक अपने माता पिता के अतिरिक्त अपने आसपास की चीज़ों को भी महत्वपूर्ण स्थिति पर रखना शुरू कर देता है, यानी कि उनको भी इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देता है। उसके बाद तीसरी अवस्था है अंतर्निहित अवस्था, 3 से 12 वर्ष, यानी कि यह एक तरह से बाल्यकाल की अवस्था होती है। बालक किस प्रकार अपने समूह में, मित्र मंडली में और अपने विद्यालय में प्रवेश करने के पश्चात अपनी सामाजिकरण की अवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है या किस प्रकार अपने सामाजिक विकास को आगे बढ़ाता है। उसके बाद चतुर्थ अवस्था यहाँ पर है किशोरावस्था। 12 वर्ष से 21 वर्ष तक इस अवस्था को जॉनसन ने डिवाइड किया है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि जॉनसन ने किस अवस्था को कहाँ पर रखा है, इम्पोर्टेंट ये है कि जॉनसन ने अपने अनुसार किस वर्ष तक किस अवस्था को रखा है। यानी कि ये जानना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है जॉनसन के अनुसार सामाजिकरण की अवस्थाएं कितनी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 4 हैं, और अगर कौन कौन सी हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मौखिक अवस्था है, गुदा अवस्था है, अंतर्निहित अवस्था है और किशोरावस्था है। लेकिन अगर क्वेश्चन हटके पूछा जाए कि किस वर्ष तक मौखिक अवस्था है या किस वर्ष, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई आयु दे दी जाए कि ये बालक है, ये 7 वर्ष का है, 8 वर्ष का है या 12 वर्ष का है, तो आप इसको किस अवस्था में रखेंगे या सामाजिकरण की है जॉनसन के अनुसार कौन सी अवस्था है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखने हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि आप हर चीज़ का रट्टा लगाए, याद भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मौखिक अवस्था सिंपल सी बात है, बच्चा 1 वर्ष तक बोलना शुरू कर देता है, 1 या 2 शब्द तो ज़रूर बोलता है वो। गुदा अवस्था 1 वर्ष से 3 वर्ष तक, इस अवस्था में बालक अपने माँ बाप पर ही निर्भर रहता है, वह बाहर नहीं जाता, अपने माँ बाप से अलग होना पसंद नहीं करता है, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों को ही महसूस करता है। उसके आसपास रखे खिलौने हैं उनसे खेलना शुरू कर देता है, आसपास जो रखी चीज़ें हैं उनको नोटिस करना शुरू कर देता है, ये क्या है, वो क्या है। अंतर्निहित अवस्था, अंतर्निहित अवस्था नाम से देखो, अंतर्निहित यानी कि बालक जो अपने अंदर निहित जो ज्ञान है उसको बाहर निकालना शुरू कर देता है, अपने मित्रों के साथ घूमना शुरू कर देता है। तो 3 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था है किशोरावस्था, इससे आप सब भली भांति परिचित है। 12 वर्ष से 21 वर्ष तक यह अवस्था रहेगी। तो अब आगे चलते हैं अब हम आगे बात करेंगे कि सामाजिकरण का शिक्षा में किस प्रकार हम प्रभाव देख सकते हैं, यानी कि शैक्षिक विषय भी इस तरह से सामाजिकरण को प्रभावित करने के लिए उसको अच्छे से बालक के सामाजिक विकास को
नियंत्रित करने के लिए हम कौन कौन से विषय बालक को विद्यालय में पढ़ाएं कि जिससे उसका सामाजिकरण अच्छे से हो, सामाजिक विकास अच्छे से हो। तो इसमें सामाजिक अध्ययन है, जिसमें समाज की जो शक्तियाँ हैं यानी सामाजिक शक्तियाँ हैं और सामाजिक मूल्य हैं उनको पढ़ाया जाए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, जिसमें उसे विज्ञान के विषय में, क्योंकि विज्ञान एक ऐसा विषय है जो हर जगह पे होता है, हमारे आसपास भी विज्ञान है तो उसको भी बालक को पढ़ाया जाए। गणित का अध्ययन कराया जाए। भाषा तथा कला का अध्ययन, क्योंकि बालक नटखट होते हैं तो उनको तरह तरह की आवाज़ें निकालना, नृत्य करना, संगीत पसंद करते हैं, वो गायन पसंद करते हैं, तो उनको कला का अध्ययन कराना चाहिए ताकि उसका सामाजिक विकास अच्छे से हो। फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा बड़ा समूह प्रदान करना चाहिए कि अभी तक वो सिर्फ अपने आसपास के, अपने राज्य देश के बारे में पढ़ रहा था, तो उसे विदेशों के बारे में भी कुछ बताया जाना चाहिए। अन्य देशों का जैसे सामाजिक अवस्था का उनका अध्ययन कराया जाना चाहिए। अन्य देश जो हैं जैसे कि हमारे पड़ोसी देश हैं उनके कार्य प्रणालियों का, उनकी योजनाओं का उनको ज्ञान कराया जाए। फिर जब बालक किशोरावस्था तक पहुंचता है तो उसको लघु एवं कुटीर उद्योगों का अध्ययन कराया जाना चाहिए। लघु कुटीर उद्योग क्योंकि व्यवसाय जो होता है वो किशोरावस्था से निकलने के पश्चात बालक को चाहिए, अपनी आजीविका कमाना का तरीका उन्हें आना चाहिए, तो विद्यालय में इस तरह के विषय रखे जाने चाहिए। सहगामी पाठ्य क्रियाएँ, सहगामी पाठ्य क्रियाओं से तात्पर्य हमारा यह है कि इस प्रकार की क्रियाएं बालक को करवाई जानी चाहिए जिससे बालक विद्यालय के पुस्तकों से बाहर अपने समाज को सीख सके। वहाँ इस तरह के जैसे भ्रमण पर ले जाना चाहिए, पर्यटन पर ले जाना चाहिए, छोटी छोटी ट्रिप्स बच्चे की करवानी चाहिए, एजुकेशनल ट्रिप लेनी चाहिए कि बच्चा को कुछ बाहर से सीख सके। जैसे अगर हमारे आसपास कोई वैज्ञानिक शोध संस्थान है या फिर विज्ञान से रिलेटेड कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर बच्चे को लेके जाना चाहिए। कोई अगर जू है वहाँ पर बच्चों को लेके जाना चाहिए ताकि उसको इकोसिस्टम के बारे में पता चले। तो इस तरह से उस बच्चे के ज्ञान को हमारे आसपास की दुनिया के ज्ञान से जोड़ने का जो कार्य है वो हम यहाँ पर सहगामी क्रियाओं में कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं कि सहगामी क्रियाओं का बालक की सामाजिक विकास पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। यानी कि आप देख सकते हो कि बालक बाहर जाता है तो क्या होता है, उसकी पांचों इंद्रियां काम करना शुरू कर देती हैं। अब पांचों इंद्रियां तो आप सभी को पता होगा कि हमारी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सभी क्या है, हमारी पांचों इंद्रियां हैं। तो इन पांचों इंद्रियों से बालक देखना शुरू कर देता है, उसके अंदर की जो शक्तियाँ होती हैं वो जागृत हो जाती है। तो इस तरह का विकास अगर हम करेंगे, सहगामी क्रियाओं से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम वहाँ पर इस ज्ञान को हमें याद रखना है कि बालक जो है वो बाहर की दुनिया में एक विद्यालय के सीमित वातावरण से ज़्यादा सीखता है, क्योंकि बालक का व्यवहार ही ऐसा है कि वो खुलकर रहना पसंद करता है। तो यहाँ पर हमें इस बात को ध्यान रखना है कि अगर हम सहगामी क्रियाओं से संबंधित, पर्यटन से संबंधित, भ्रमण से संबंधित, खेल से संबंधित इस तरह के क्वेश्चन अगर परीक्षा में पूछे जाते हैं तो हम वहाँ पर इस पॉइंट को भी याद रखें। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आपको मैं कुछ ऐसी विधियाँ बताने वाली हूँ जिन विधियों को सीखकर एक अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को और अधिक प्रभावित कर सकता है या और अधिक प्रभावी बना सकता है। तो सबसे पहले है मॉन्टेसरी विधि, उसके बाद है प्रोजेक्ट विधि, फिर डोल्टन विधि और ह्यूरिस्टिक विधि, वाद विवाद विधि, समस्या समाधान विधि। इस वीडियो में मैं आपको इनके बारे में ब्रीफली बता देती हूँ। आगे इन विधियों के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, मेरे द्वारा सीखना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। और प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। तो अब हम मॉन्टेसरी विधि के बारे में बताते हैं। मारिया मॉन्टेसरी जो थी, उन्होंने इस विधि का जो निर्माण किया था, यानी कि ऐसे आविष्कार किया था, और उनका मानना था कि बालक खेल खेल में सीखते हैं। तो वो जैसे कि लकड़ी के गुटके होते हैं, इनसे कुछ भी आकृति बनाकर, मिट्टी पर कुछ आकृतियाँ बनाकर इस तरह से वो सिखाना पसंद करती थी। तो ये मॉन्टेसरी विधि है, यानी कि हम मटेरियल के थ्रू बच्चों को सिखाएं। उसके बाद है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि क्या काम करती है कि बालक को छोटे छोटे प्रोजेक्ट दिए जाएं कि आप किसी भी टॉपिक को ले सकते हैं, जैसे कि आप घर में किस प्रकार का ईंधन इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार का खाना खाते हैं, किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, उनमें कौन कौन से फैब्रिक्स हैं, इस तरह से रिलेटेड छोटे छोटे प्रोजेक्ट बच्चे को दिए जाएं। बच्चे उस पर काम करेंगे, उनको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा।
डोल्टन विधि, ये डोल्टन विधि भी कुछ इस तरह से है, प्रोजेक्ट मेथड की तरह ही होती है। ह्यूरिस्टिक विधि क्या होती है, ये एक सर्चिंग प्रोसेस होती है। ह्यूरिस्टिक मतलब बच्चे के अंदर इस तरह की जिज्ञासा पैदा की जाए कि वो उस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछे, यानी कि बच्चे के सामने ऐसा मटेरियल रखना है हमें कि बच्चे के मन में अपने आप ही आए कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। तो वो बच्चा उसको देखेगा, उसके बारे में क्वेश्चन उसके दिमाग में अराइज होंगे और उसको वो पूछेगा, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा ज्ञान इससे मिलेगा। वाद विवाद विधि, ये आपको पता है डिबेट मेथड है, यानी कि एक तरफ पक्ष होता है, दूसरी तरफ प्रतिपक्ष होता है, हम किसी विषय पर वाद विवाद करते हैं। समस्या समाधान विधि, ये भी इस तरह से है। मैथमेटिक्स में समस्या समाधान विधि का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है कि किस प्रकार बालक को एक समस्या दी जाती है और उसको सोल्व करने के लिए वह किस किस मेथड का इस्तेमाल करता है, अपनी माइंडेड पावर का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अध्यापक को भी ये सभी विधियाँ आनी चाहिए। और इन विधियों के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, देखने में टॉपिक कितना है, सामाजिकरण छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्या सब कुछ समाये हुए हैं इसमें, क्योंकि बालक का अगर सामाजिक विकास ही नहीं होगा तो बालक कैसे आगे बढ़ेगा। अब हम आगे चलते हैं हमारी वीडियो में। अब हम आपको बताएंगे उन प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के विषय में जो सामाजिकरण से संबंधित हैं और सामाजिक विकास के ऊपर उन्होंने कुछ न कुछ अपने व्यू दिए हैं। सबसे पहले ब्लूम तथा सेजनिक हैं। ब्लूम तथा सेजनिक जो थे, उन्होंने समाजीकरण के 4 मुख्य लक्ष्य व उद्देश्य दिए हैं। अब 4 मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य कौन कौन से हैं, यानी कि पहला है व्यक्ति विशेष, यानी कि व्यक्ति क्या किस तरह से काम करता है। दूसरा है उसकी मूल्य और मान्यताएं, सिंपल है, मैंने पहले बता दिया है आपको। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो उस मूल्य और मान्यताओं के साथ बालक किस प्रकार से अंतःक्रिया करता है, यानी कि उसका परिवार किस प्रकार उसको शिक्षा देता है। और उस पारिवारिक के बाद फिर उसके समुदाय की बात करें तो उन्होंने इन 4 मुख्य लक्ष्यों के बारे में बात की थी। इसके ऊपर अगर आप कुछ ज़्यादा और चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। हरलोक तथा मैकिनॉन, इन्होंने प्रशंसा तथा दंड के विषय में बालक के ऊपर प्रभाव पड़ने वाले के प्रभाव क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में बताया है। प्रशंसा यानी कि बालक को अगर किसी भी कार्य के लिए अगर प्रशंसा की जाती है, उसको पुरस्कार दिया जाता है, तो बालक उस कार्य को करने के लिए अपने आप को दोबारा प्रस्तुत करता है, यानी कि वो काम करना शुरू कर देगा। जैसे कि बालक ने किसी भी विषय पर अच्छा किया है और हमें उसे प्रोत्साहन देना है, तो हम उसकी थोड़ी सी प्रशंसा करके प्रोत्साहन दे सकते हैं। बालक को बड़ी खुशी मिलती है और वो उस कार्य को दोबारा से और अच्छा करने का प्रयास करता है। उसके अलावा उन्होंने दंड के बारे में बताया कि अगर हम बालक को दंड देते हैं अर्थात पनिश करते हैं, तो अगर हम बालक को पनिश करेंगे तो हो सकता है बालक के मन में ये कुंठा बैठ सकती है कि मुझे तो चाहे मैं कुछ भी कर लूँ मुझे तो दंड मिलता है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जितना हो सके बच्चे को उसके अच्छी गुणों के, यानी उसकी जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ है उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि बार बार हम उसे उनकी गलतियों को बताना चाहिए, क्योंकि हम गलतियाँ बताएंगे तो बच्चे के दिमाग में गलतियाँ ही रहेंगी। और अगर हम उसकी अच्छाइयाँ उसे बताएंगे तो उसके मन में विश्वास पैदा होगा कि हाँ उसके अंदर भी कुछ अच्छा है और वो उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। तो हरलॉक और मैकिनॉन याद रखना, इन्होंने प्रशंसा और दंड के विषय में यहाँ पर बताया है। उसके बाद हम बात करते हैं हैटविक जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने 335 नर्सरी स्कूल के बच्चों पर एक परीक्षण किया। उन्होंने देखा कि उन बच्चों के माता पिता का एक दूसरे के साथ संबंध कैसा है, यानी कि रिलेशन कैसा है, उनके पेरेंटल रिलेशन कैसे हैं, यानी कि वे अपने बच्चे के सामने किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो उन्होंने देखा कि जिन माता पिता के अपने एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे थे उन बच्चों में बहुत अच्छे संस्कार देखे गए, और जो माता पिता एक हमेशा किसी न किसी बात पर उलझते रहते थे, उनके बीच वाद विवाद रहता था, तो बालक के अंदर भी उसी प्रकार की जो कुंठाएँ थी या ऐसे दोष देखे गए जिससे बालक, जैसे कि बच्चा ईर्ष्यालु हो जाता है, किसी को चिड़चिड़ा हो जाता है कि किसी से बात करना पसंद नहीं करता है, अकेला रहना शुरू कर देता है, उसके अंदर गुस्सा ज़्यादा हो जाता है, भय हो सकता है कि वो भयभीत रहे, कि उसको डर लगे सबसे, क्योंकि उसको 24 घंटे जो सुनाई देता है अपने घर में उसका प्रभाव उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। उसके बाद विल्सन ने जाति प्रथा के प्रभाव पर बात की है। देखो इतने इंपॉर्टेंट, मैंने देखो सारी पॉइंट्स को एक छोटे से पॉइंट में यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। विल्सन
हेटविग, हरलॉक और मैकिनोन और ब्रोमेंट सेंसनिंग। यानी कि विल्सन ने क्या कहा था कि जाति बच्चे को उसके जन्म से लेकर उसकी वयस्क अवस्था तक कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। यानी कि सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसको जाति बहुत अधिक प्रभावित करती है। और हम देखते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा में जाति से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो हो सकता है ये भी पूछा जाए कि विल्सन ने जाति के विषय में क्या कहा, सामाजिकरण के विषय में क्या कहा। तो उन्होंने कहा था कि सामाजिकरण जो है वो जाति से कहीं ना कहीं प्रभावित होता रहता है। तो ये तो हमने यहाँ पर प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में बताया। अब हम एक ब्रीफ यहाँ पर व्यू लेंगे। सबसे पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हैं कि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो अब हम एक ब्रीफ व्यू लेते हैं हमारी वीडियो का। तो सबसे पहले हमने बात की थी सामाजिकरण की परिभाषा के विषय में, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर ग्रीन और न्यूमन के बारे में पढ़ा, सामाजिकरण के प्रमुख साधनों के बारे में पढ़ा, जैसे कि परिवार, उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति, खेल समूह, शिक्षण संस्थान, जातीय वर्ग और तादाद में है। उसके बाद हमने जॉनसन के अनुसार सामाजिकरण की अवस्थाएं और पाठ्यक्रम के विषय, यानी कौन कौन से विषय हैं जो सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं, शिक्षण विधियाँ और कौन कौन से हैं जो सामाजिकरण को प्रभावित करती हैं, कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या सामाजिकरण के बारे में कहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें।